देखिए, मैं आपको पहले ही ये बता दे रहा हूँ कि मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस को सीरियल वाइज लिया हुआ है और चैप्टर वाइज लिया हुआ है, और मैं यहाँ आपको पहले ही बता दूंगा कि कितने से कितने नंबर तक का क्वेश्चन किस चैप्टर से है। और साथ में मैं यहाँ पे आपको फार्मूला भी मैंने लिख दिया हुआ है, ताकि आप इस फार्मूले को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और हर एक सवाल को जो आपकी स्क्रीन पर आएगा पहले आप खुद से ट्राई करना बनाने का, उसका आंसर लाने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक आपको मिलेगा 2 चैप्टर का सवाल, गति का और बल का, यानी कि मोशन का और फोर्स का। और ये सारे सवाल जो भी होंगे 1 से लेकर के 14 तक सब इसी फार्मूले में से किसी न किसी पर सॉल्व होगा। पहले आएगा गति का सवाल, फिर आएगा बल का सवाल। मैं यहाँ पे फार्मूला पे डिस्कस नहीं करूंगा, जो भी मुझे फार्मूला में बताना होगा मैं आपको सवाल को बनाते समय ही बताऊंगा। ये फार्मूला आपके लिए है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, किसी भी तरह से अपने पास सेव कर सकते हैं। और सवाल को पहले आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, इसीलिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 से लेकर के 14 ये 2 चैप्टर्स हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 to 21 ये आपको मिलेगा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से, और कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ये घनत्व है। घनत्व कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक है घनत्व डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी पे आधारित सवाल होगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूले हैं, जो सवाल आपके बनेंगे 15 से 21 नंबर में। तो इन सारे फार्मूले को आप अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद देखिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये 22 से लेकर के 31 तक मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 31 तक। और ये सारे फार्मूले आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से देखो, पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 to 41 32 से लेकर 41 तक ये होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, और सारे सवाल इन सारे फार्मूले पर बन जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको मिलेगा 42 से लेकर के 51 तक, ये मिलेगा प्रकाश चैप्टर से, लाइट चैप्टर से। और ये सारे फार्मूले हैं आपके पास। मिरर फार्मूला है, अच्छा लेंस फार्मूला यहाँ मैंने नहीं लिखा हुआ है, छूट गया हुआ है गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंस फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1/f = 1/v - 1/u, यही लेंस फार्मूला है। बाकी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है वही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, 1 से 2 सवाल मिलेगा आपको, ये तरंग चैप्टर से है। तरंग चैप्टर में ज़्यादा वेरिएशन सवाल में नहीं आता है, आपको बस 1 से 2 फार्मूला मिलेगा, एक ये और एक ये, इसी पर सवाल बनेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कितने से कितने नंबर तक का सवाल कौन से चैप्टर का है। अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। तो चलिए, हमारा जो पहला सवाल है आज का वो ये है, यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में, और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में पूरी करे, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। सवाल को पहले आप खुद से बनाएं, खुद से ट्राई करें, क्योंकि फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन से फार्मूले पर सवाल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो पहले आप खुद से ट्राई करें। औसत चाल बराबर मैंने आपको बताया कुल दूरी बटे में कुल समय, यहाँ पे तो बस निकालते हैं औसत चाल। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ और 1 घंटे यहाँ, टोटल 3 घंटे लगे हैं। और आंसर भी हमको किलोमीटर प्रति घंटे में ही देना है, तो यूनिट कन्वर्जन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। तो ये 20 और 40 60 हो जाएगा, और 30 90 हो जाएगा। 90 बटे में 3 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में बढ़ा देता है। यानी पहले 40 मीटर पर सेकेंड था, 5 सेकेंड में ये 60 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि अपने कार को त्वरित किया। तो पूछा है कि त्वरण माप क्या है, यानी कि त्वरण क्या है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय। v होता है अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u होता है प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और t होता है टाइम। त्वरण को हम लोग a से डिनोट करते हैं, तो a बराबर हो जाएगा v - u बटे में t। तो अंतिम वेग है 60, प्रारंभिक वेग है 40, और समय कितना लगा 5 सेकेंड। तो यहाँ पर डाल देंगे 5, 60 में से 40 गया तो 20 हो गया, और बटे में 5 तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ बोला है स्थिर स्थिति से, यानी कि u कितना हो गया 0। ए हमें दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हमें दे रखा है 8 सेकेंड, और पूछा है इसकी गति कितनी होगी 8 सेकेंड के बाद।
यानी कि प्रारंभिक वेग तो 0 है और अंतिम वेग हमसे पूछा है 8 सेकंड बाद कितना होगा। तो ये जो आप गति का समीकरण देख रहे हो, ये गति का पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गति का तीसरा समीकरण कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा तीसरा समीकरण ये वाला है। तो आप लगाएं यहाँ गति का पहला समीकरण, क्योंकि हमें अंतिम वेग चाहिए। तो अंतिम वेग बराबर u प्रारंभिक वेग प्लस at होता है, यानी कि त्वरण गुने में समय। u तो 0 है, त्वरण हमें 4 दे रखा है और समय हमें 8 दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट है, एक कार विराम अवस्था से चलकर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है। इस कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। इस बार भी देखो आपको u 0 दे रखा है, त्वरण दे रखा है 0.1 और टाइम दे रखा है यहाँ 4 मिनट। ठीक है, क्या दे रखा है 4 मिनट। तो यहाँ पे आपको टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो इस बात का भी आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि यूनिट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 4 और गुने में 60 करेंगे तो ये 240 सेकंड आ जाएगा। हमें फाइनल आंसर किलोमीटर में चाहिए, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे मीटर सेकंड में, और जब मीटर में आंसर आएगा तो उसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे, 1000 से भाग लगा देंगे। चलिए, हमसे दूरी पूछा गया है, तो यहाँ हमें देखो u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है। तो u, a और t में ये गति का दूसरा समीकरण हम यहाँ पे लगाएंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो हो गया 0, तो ut यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की जगह पर है 0.1 और t स्क्वायर है यानी कि 240 और गुने में 240। 2 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 120 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0.1 से हम इसमें गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 गुने में 240। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 2880, लेकिन ये किस में आया, मीटर में आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग लगा देंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ये आ गया 2.88 किलोमीटर। तो ये बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, एक कार विराम अवस्था से चलकर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है। 4 मिनट बाद इसकी वेग कितनी होगी। इस बार देखो सवाल सेम है, हमें 4 मिनट बाद, पिछले सवाल में दूरी पूछा गया था, इस बार हमसे पूछ लिया है कि 4 मिनट बाद वेग कितनी होगी। तो यहाँ देखो u कितना दे रखा है 0, a दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड और t दे रखा है 4 मिनट यानी कि 240 सेकेंड। और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि v कितना होगा। तो यहाँ हम लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस में at, गति का पहला समीकरण। u तो 0 है, a 0.1 है, t हो जाएगा 240 यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोई रेलगाड़ी ब्रेक्स लगाने के कारण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती है। ठीक है, इस बार क्या दे रखा है, मंदन। तो करती हुई 2 सेकंड में रुक जाती है, मंदन अनुभव करती हुई 2 सेकंड में रुक जाती है। इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखिए इस बार आपको क्या क्या दे रखा है, आपको इस बार त्वरण देकर के मंदन दे रखा है। जब भी मंदन बोले तो आप त्वरण को नेगेटिव ले लेंगे, तो ये -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। टाइम दे रखा है हमें 2 सेकेंड और हमसे पूछा है कि कितनी दूरी चलेगी। एक चीज और, ब्रेक लगाया तो 6 सेकंड बाद ये रुक भी गया, 2 सेकंड बाद रुक भी गया, तो यानी कि v क्या है, हमारे पास 0 है। अब हमसे दूरी पूछा है, तो अब देख लो a, v और t में कौन सा ऐसा रिलेशन है जो हमें डिस्टेंस दे। अब देखो, अगर आप गति का समीकरण देखें, आपको चाहिए क्या, s चाहिए, और गति का समीकरण देखें तो हर समीकरण में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा और वो क्या है, a और u। इसमें देखो त्वरण है, त्वरण है, त्वरण है, त्वरण हमारे पास है। इसमें देखो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, हमारे पास प्रारंभिक वेग नहीं है। तो सबसे पहले तो हम प्रारंभिक वेग को ढूंढेंगे। हम यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो हम ये वाला लगा सकते हैं तीसरा समीकरण, और एक लगा सकते हैं पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, लेकिन हमारे पास उससे पहले प्रारंभिक वेग होना चाहिए। तो प्रारंभिक वेग हम लगाते हैं पहले समीकरण से निकाल करके। v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस at है। v हमारे पास 0 है, u हमें चाहिए, त्वरण हमारे पास -6 हो जाएगा, त्वरण यानी कि मंदन हमारे पास 6 हो जाएगा। मंदन बोल दिया तो आप बोलेंगे मंदन 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और त्वरण कितना होगा, -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर टाइम कितना है, 2 है, यानी कि हमारे पास जो u आया वो निकल कर आया 12 मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर ये नीचे वाला। तो मैं यहाँ लगाता हूँ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 12 हो जाएगा, ut है तो 12, t है 2, प्लस हाफ, एक जगह रखेंगे -6
और यहाँ पर टी की जगह रखेंगे 2, टी स्क्वायर की जगह 2 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करना है, 2 से इसको मैंने कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स, तो ये आ गया 24 और ये हो गया 3, 6 और 12, तो यहाँ से आ गया 12 मीटर। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई बस जो कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसमें ब्रेक्स लगाने के कारण 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है, यह बस कितने समय में विराम अवस्था में पहुंच जाएगी। देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, कोई बस जो कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यानी कि यू हमारे पास दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। मंदन बोला है यानी कि त्वरण आ जाएगा नेगेटिव में -25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए, हमें v 0 लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बोला है कि रुक जाएगी, विराम अवस्था में पहुंच जाएगी, और हमसे पूछा है टाइम कितना होगा। तो बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। आप यहाँ पे लगा दो पहला समीकरण, v = u + at, v = u प्लस में at, v कितना 0 क्योंकि विराम अवस्था में पहुंचाना है, u कितना 20, मंदन हमें दे रखा है तो -25 ले लेंगे, और टाइम तो हमें चाहिए, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 20 और बट्टे में 25, तो इसको कैंसिल आउट करो, ये आएगा 0.8 सेकेंड, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है और उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, इसका संवेग कितना होगा, यानी कि मोमेंटम कितना होगा। आपके पास मास है और आपके पास वेग है, तो मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम बराबर होता है, संवेग बराबर होता है, जो हमें द्रव्यमान दे रखा होता है उसी में वेग से गुणा कर देते हैं। द्रव्यमान है 10 और वेग है 2, दोनों ऐसा यूनिट में है तो कोई टेंशन नहीं है यूनिट का, यहाँ से आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था इस फॉर्मूले पे सवाल। नेक्स्ट है 50 न्यूटन का बल एक वस्तु पर 1/10 सेकंड के लिए लगता है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना होगा। तो जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है लगातार तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन होता है। आपके पास बल है यानी कि F दिया हुआ है, आपके पास टाइम है, और आपसे पूछा है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा P से डिनोट करते हैं, यानी कि जो अंतिम संवेग था और माइनस में प्रारंभिक संवेग था, इसी को हम m कॉमन ले लेंगे तो v - u हो जाएगा। तो देखिए जो बल होता है हमारा वो होता है संवेग में परिवर्तन का दर। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन और बटे में समय। हमें दे रखा है बल 50 न्यूटन, डेल्टा P हमसे पूछ रखा है, और टाइम दे रखा है 1/10 सेकेंड, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 10 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से डेल्टा P आ जाएगा 250 और बटे में 10, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, तो 25 kg मीटर पर सेकेंड। सॉरी माफ कीजिएगा, ये 85 है ना, 50 है, तो 50 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने कट किया हुआ है ना इसको, तो मैंने इसको ले लिया, ये 50 है, तो जो हमारा आंसर आ गया वो सी आ गया, 5 kg मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल देखिए, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल लगता है और उसके वेग को 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कर देता है, लगाए गए बल का परिमाण कितना होगा। तो जो हमारा बल होता है वो लिखा जाता है मास गुने में त्वरण, द्रव्यमान गुने में त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। और हम लोग एक्सेलरेशन का, त्वरण का एक और फॉर्मूला जानते हैं ना, v - u बटे में t, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं, तो हमने एक जगह पर ये वाला लिख दिया। F = हमें द्रव्यमान दे रखा है 4 kg, वेग में परिवर्तन देखो कितना दे रखा है 20 माइनस में 10, और बटे में ये जो परिवर्तन हुआ उसका टाइम, तो सवाल में कहीं भी उसका टाइम नहीं दे रखा है, यानी कि सवाल में टाइम मिसिंग है। टाइम क्या है, यहाँ मिसिंग है, सवाल में छूट गया हुआ है, टाइपिंग में छूट गया हुआ है, मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ 4 और ये 10 डिवाइडेड बाई टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहने दो आप, बस सवाल ऐसे बनता, इसी प्रोसेस से बनता। अगर टाइम यहाँ पे एग्जैक्ट पता होता तो यहाँ पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो अगर टाइम 5 सेकंड होता तो यहाँ हम लोग 5 पुट करते, 5 इसको कैंसिल आउट करते और हमारा आंसर डी आ जाता, 8 न्यूटन। अगला सवाल देखो, 10 kg का एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में है, यानी कि u आपके पास है 0 और द्रव्यमान कितना है 10 kg, और बल आपको दे रखा है 50 न्यूटन, और ये कितना देर के लिए लगता है 2 सेकंड के लिए लगता है। क्या पूछा है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो F = ma होता है, F = ma होता है,
F दे रखा है 50, M दे रखा है 10, A पूछा है तो सिंपली कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी टाइम का यहाँ कोई भी रोल नहीं है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है 10 kg का एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में है, इस बार फिर से आपको U 0 दे रखा है, फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन और टाइम दे रखा है 2 सेकंड, और इस बार पूछा है वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा। ठीक है, यानी इस बार क्या होगा कि पहले तो आप त्वरण निकालो इस फॉर्मूले से F = ma से, फिर गति का समीकरण लगा करके आप वस्तु का वेग पता करो कि कितना है अंतिम वेग। तो चलिए सबसे पहले तो हम त्वरण निकालते हैं F = ma से। F = ma से हम त्वरण निकालेंगे। F कितना है 50, M कितना है 10 और A हो जाएगा हमारा यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब ऐसा यूनिट में चल रहा है, यूनिट का कोई चक्कर नहीं है। चलिए अब हमें A पता है, अब हम यहाँ लगाएंगे V = U + AT। हमें चाहिए V, U तो हमें 0 दे रखा है, A हम लोगों ने निकाल लिया है 5 और टाइम हमें 2 सेकंड दे रखा है। पिछले सवाल में इस टाइम का कोई यूज नहीं हुआ था, इस बार यूज हो रहा है, तो यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 21 न्यूटन के एक बल को 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। इस बार तो बहुत ही सिंपल सवाल है, F = m × a लगाना है। F दे रखा है 21 और m दे रखा है 3 kg और a चाहिए, तो यहाँ से a आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो a हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 kg के बंदूक से 150 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है, बंदूक का प्रतिक्षेपित वेग कितना होगा, यानी कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी कितना होगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है कि अगर ये गन है, गन अगर बुलेट पे फोर्स लगाता है तो बुलेट भी गन पे फोर्स लगाएगा, और गन इधर की तरफ जाएगा, बुलेट अगर इधर की तरफ जाएगा तो गन इधर की तरफ जाएगा। और यहाँ लगता है संवेग संरक्षण, क्योंकि यहाँ संवेग संरक्षित होता है क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लगता है। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं होता है एग्जाम में कि संवेग संरक्षण का इक्वेशन लिखे उसके बाद सॉल्व करें, तो आप ये रेडीमेड फार्मूला याद रखो। यहाँ देखो कैपिटल V है यानी कैपिटल VG है यानी कि गन की वेलोसिटी, यहाँ कैपिटल M और G है यानी कि गन की मास, यहाँ बुलेट की वेलोसिटी बुलेट की मास। तो हमसे पूछा है गन की वेलोसिटी, तो यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल VG और ये माइनस, देखो माइनस जो यहाँ पर आप देख रहे हो बस ये बताता है कि जो गन की वेलोसिटी है उल्टे डायरेक्शन में है बुलेट की वेलोसिटी से। देख लो आप, बुलेट अगर इधर जा रहा है तो गन इधर जा रहा है। मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम। अब देखो यहाँ SI यूनिट में आपको आंसर लाना है, हर एक क्वांटिटी आपको SI यूनिट में पुट करना है। तो सबसे पहली बात, जो ग्राम है ये मास का SI यूनिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1000 से भाग लगाएंगे और इसको kg में चेंज करेंगे। kg में चेंज करने के बाद ये आ जाएगा 0.02, तो यहाँ आ जाएगा 0.02। वेलोसिटी बुलेट का चाहिए 150 मीटर पर सेकंड, बटे में देखो द्रव्यमान चाहिए गन का, तो ये 2 kg ऑलरेडी SI यूनिट में है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा -0.01 इंटू में 150 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन जो हमें बता रहा है कि इधर बुलेट के उल्टे डायरेक्शन में गन की वेलोसिटी होगी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है और g पृथ्वी के सतह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान है। पृथ्वी के सतह पे, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके सतह पे g लिखा जाता है Gm बटे में r²। m हो गया पृथ्वी का मास और r हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, और ये जो r है ये पृथ्वी के सेंटर से है डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है। लेकिन हमसे गुरुत्वीय त्वरण पूछा है 2r की दूरी पर, यानी कि ये जो रेडियस है इतना आप और ऊपर चले जाए, यहाँ पे पूछा है कि कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, G = Gm तो है ही, बटे में ये जो r है ये हमेशा लिया जाता है सेंटर से, हमेशा कहाँ से लिया जाता है सेंटर से। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से, 2r के बराबर हो गया, तो हम क्या करेंगे 2r का स्क्वायर कर देंगे। नहीं तो आप क्या करो इस फार्मूले को लगा लो, इस फार्मूले में ये हो गया पृथ्वी की त्रिज्या और ये हो गया h ऊंचाई। h ऊंचाई कहाँ से, सरफेस से, सरफेस से h ऊंचाई, तो ये हो गया h के बराबर। तो चाहे आप यहाँ पुट कर दो या फिर आप डायरेक्ट सोच लो कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस लिया जाता है नीचे
ये सेंटर से ही लिया जाता है। अब क्योंकि सरफेस पे निकालना होता है तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, तो नीचे रेडियस आता है। अगर ये डिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो हमने सेंटर से डिस्टेंस डाला कितना 2r, तो gm बटे में ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर। तो ये हो गया g 1/4 gm बटे में r का स्क्वायर। तो ये क्या है सतह पे, यानी जो हमारा g डैश आएगा 2r डिस्टेंस पे सेंटर से वो आ जाएगा g/4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के आधे के बराबर है। जो काल्पनिक ग्रह है मास ऑफ प्लेनेट, ये पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका आधा है, और जो काल्पनिक ग्रह है उसकी त्रिज्या ये पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। जब भी पृथ्वी की सतह पे गुरुत्व त्वरण g है, पृथ्वी की सतह पे गुरुत्व त्वरण g है, और मैं मान लेता हूं कि उस प्लेनेट पे गुरुत्व त्वरण gp है, तो उस ग्रह पे गुरुत्व त्वरण कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये पृथ्वी का सतह है, अगर हम सरफेस पे अगर हम g लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब ये जो काल्पनिक ग्रह है वहां पे हमें लिखना है, यहाँ पे तो g का वैल्यू सेम होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं भी चेंज नहीं होता है। मास जो है इस प्लेनेट का ये पृथ्वी के मास का आधा है, तो यहाँ ये हो गया m/2 बटे में त्रिज्या भी आधी हो गई, ये rp जो है ये यहाँ पे r लिखो, त्रिज्या भी आधी हो गई, तो यहाँ से r/2 का ये स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा gm बटे में ये r स्क्वायर, ये 4 ये ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, 2 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा gm बटे में r स्क्वायर इंटू में 2। तो क्या हो गया, ये पृथ्वी के सतह पे जो गुरुत्व त्वरण है उसका 2 टाइम्स, तो 2g इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला है एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दुगुना है। इस बार देखो क्या बोला है कि जो भी ग्रह है, जो भी प्लेनेट है उसका मास पृथ्वी के 2 टाइम्स है, और इसकी त्रिज्या जो है ये पृथ्वी के त्रिज्या के 2 टाइम्स है। उस ग्रह के सतह पे गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के सतह पे गुरुत्व त्वरण का n गुना है, तो n का मान क्या होगा। यहां भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। इस बार देखो gp यानी कि प्लेनेट के सतह पे, कहां पे सतह पे ही हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं, और इसीलिए सवाल में सतह पे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ gp इज इक्वल टू हो जाएगा g मास इस प्लेनेट का हो जाएगा पृथ्वी के दुगुना, और यहाँ पे त्रिज्या भी पृथ्वी के दुगुना, और पृथ्वी की सतह पे कितना है gm बटे में r स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये g 2gm बटे में 4r स्क्वायर, 2 से ये 4 खत्म हो गया, तो यहाँ से आप देख लो gp इज इक्वल टू आएगा 1/2 gm बटे में r स्क्वायर। तो ये तो पृथ्वी के सतह पे है और इसका 1/2 टाइम्स हो गया ये, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा जितना कि अर्थ के सरफेस पे है। तो n का मान कितना हो गया 1/2। अगला सवाल है 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी के सतह पर भार कितना होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया हुआ है, इस फॉर्मूले पे ये सवाल नहीं बनेगा। पृथ्वी के सतह पे भार बोला है, तो भार क्या है, ये एक बल है, ये क्या है फोर्स है। ये भार जो है हम इसे W से डिनोट करते हैं और ये होता है mg के इक्वल mg। तो यहाँ से m का मान 10 है और g का मान यहाँ पे अगर आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे g का मान आप 10 लेंगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जब तक आपको सवाल में ना कहा जाए आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे, जब आपको सवाल में कहा जाए तब आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 49 न्यूटन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भार होता है वो mg के बराबर होता है, और इस बार हमें भार दे रखा है कि 49 न्यूटन है और m हमें चाहिए और g का मान मैंने यहाँ पे ले लिया 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 49/10, तो ये आ जाएगा 4.9। अब देखिए मैंने यहाँ पे g का मान ले लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए आंसर नहीं आया है। अगर हम यहाँ पे 9.8 ले ले, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब यहाँ पे आपको 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 10 से थोड़ा कम करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 4.9 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो ये 5 kg आ जाएगा इसका राइट आंसर। आप g की जगह पर 9.8 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। पृथ्वी पर द्रव्यमान दे रखा है और चंद्रमा पे भार पूछ दिया है, तो चंद्रमा पर भार क्या होगा, पृथ्वी पर जितना भार होगा उसका 1/6 होगा। तो सबसे पहले तो हम पृथ्वी पर भार निकालेंगे कितना है,
तो जो पृथ्वी पर भार हो जाएगा हमारा WE यानी कि वेट ऑन अर्थ, ये हो जाएगा mg के इक्वल। m का मान है 60 और g का मान मैं यहाँ पे लूँगा 10, तो यहाँ से आ जाएगा 600 न्यूटन। बस हो गया। अब हमें चाहिए मून पे, तो अर्थ पे जितना होता है उसी में 6 से भाग लगा दो, तो 600 बटे में 6 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 kg मत कीजिएगा, 100 न्यूटन होगा क्योंकि भार पूछा है। अगला सवाल देखिए, सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.3 है, जल का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है जल का घनत्व। सोने का घनत्व SI मात्रक में क्या होगा, यानी कि kg पर मीटर क्यूब में क्या होगा। तो जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये होता है वस्तु का घनत्व बट्टे में पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व आपको निकालना है, आपको दे रखा है आपेक्षिक घनत्व 9.3, ये बराबर हो जाएगा वस्तु का घनत्व। वस्तु का घनत्व मैं D मान लेता हूं, हमें चाहिए, बट्टे में पानी का घनत्व ये कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सब SI यूनिट में ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 19.3 इंटू में ये आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 19300.0 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि ये 19,300। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, 0.5 kg द्रव्यमान वाले गेंद की वेग 4 मीटर पर सेकंड है, गेंद के पास गतिज ऊर्जा है। तो जो गतिज ऊर्जा बराबर ये लिखा जाता है हाफ mv²। अगर संवेग के टर्म में कभी लिखना हो, p संवेग है, यहाँ संवेग के टर्म में अगर लिखना हो तो p² बटे में 2m। m द्रव्यमान है, v चाल है। v क्या है, वेग नहीं है, v क्या है, चाल है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ mv²। तो हाफ m का मान दे रखा है 0.5 और v का मान v का मान 4 इंटू में 4, तो ये 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये 4 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा पहले के n गुना हो जाती है। n का मान क्या होगा। क्या किया, प्रारंभिक वेग का दुगुना हो गया, यानी पहले v था तो अब कितना हो गया 2v हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब वस्तु तो वही है तो द्रव्यमान तो वही है, काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अगर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये पहले क्या 4 गुना हो जाती है गतिज ऊर्जा, तो n का मान हो जाएगा 4, तो b इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मान क्या होगा यदि इसकी चाल को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अगर ये 2v हो जाएगा तो ये 4e हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले के 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4e इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। इस बार आपको गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में लीनियर मोमेंटम में रिलेशन चाहिए, तो इस बार हम लोग लगाएंगे ये फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा बराबर p² बटे में 2m। तो जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी बराबर ये p² बटे में 2m है। यहाँ से आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² है, यानी कि रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। बोला है कि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, तो अगर ये 256 गुना हो गया तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 गुना, तो इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। वस्तु को जमीन से उठाया गया 2 मीटर की हाइट पर और इसका द्रव्यमान दे रखा है 2 kg। तो आप चाहे तो इस सवाल को वर्क बराबर fs cos थीटा से भी बना सकते हैं और उससे भी इजी वे में आप बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। बोला है 20 kg 20 किलोग्राम द्रव्यमान, यहाँ लिखो 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या कितना होगा। कभी भी आपसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य पूछे वस्तु को जब उठाया जाए तब आप डायरेक्ट लिख दो -mgh, ठीक है। fs cos थीटा से भी आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, बस यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि बल का डायरेक्शन कहाँ है,
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, और ऐसे में क्या होता है कि गलती होने का चांस रहता है। तो आप गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूछे तो आप माइनस mgh लिख दो। माइनस m का मान है 20, g का मान यहाँ मैं 10 लेता हूँ, और h का मान कितना है 2। तो यहाँ से आ जाएगा 400 जूल, माइनस 400 जूल। अब क्योंकि माइनस ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप फिर भी माइनस हटा करके सी इसका आंसर टिक कर दो। ऐसा हो सकता है आपको सवाल में माइनस के साथ भी दिया हो, माइनस 400 जूल, 400 जूल, तब आपको माइनस वाला टिक करना होगा। अगर नहीं है तो आप 400 जूल आराम से टिक कर सकते हो। अगर मान लो सवाल में यह पूछता कि वस्तु को उठाने में वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, तब आप लगाते mgh। वस्तु को जो उठाया, उसने जो कार्य किया, उसका कार्य पूछता तो सीधे हम mgh लिखते हैं, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पूछा है और उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस mgh लिखे हैं। 27 देखिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। इस केस में हम लगा सकते हैं W = Fs cos थीटा। F दिया है 1 न्यूटन, S दिया है 1 मीटर, और बोला है वस्तु की दिशा में। जब भी वस्तु की दिशा में बोले, जिधर बल है, बल की दिशा में जिधर बल है उधर ही विस्थापन है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। अगर cos थीटा अगर 0 है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1 जूल। अगला है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण है। इस बार आपको एंगल बताना है। कार्य दे रखा है 20 जूल, बल दे रखा है 20 न्यूटन, विस्थापन दे रखा है 2, और ये हो गया cos थीटा। यहां से जो हमारा cos थीटा आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो cos थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब थीटा का मान होता है 60 डिग्री। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 5 kg के एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा। अब इस बार यह नहीं पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया गया, इस बार आपसे पूछा है कि वस्तु को उठाने में वस्तु पर कितना कार्य किया गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, mgh लिख देंगे, ये जो वर्क होगा। m का मान 5, g का मान 9.8 लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और h का मान 2 है, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 98 जूल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ सकता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति क्या है। अब शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय, और 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्य को ढूंढते हैं कि कार्य कितना किया। इसका द्रव्यमान देखो दे रखा है, हम लोग कार्य कितना जानते हैं, W = Fs cos थीटा, और जब वस्तु किसी ऊंचाई पर जाती है तो यही कार्य हम क्या लिखते हैं, mgh। m का मान देखो 40 kg दे रखा है। अब ये क्या है कि 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर बोले तो 0.15 मीटर। ये तो एक सीढ़ी का ऊंचाई है। कितना सीढ़ी चढ़ा, 50 सीढ़ी, यानी टोटल ऊंचाई इसने कितना चढ़ा, तो 0.15 इंटू में 50, यानी कि इसने टोटल 7.5 मीटर हाइट चढ़ा। तो m का मान तो था 40, h का मान आ गया 7.5। तो अब हम यहां से कार्य लिख सकते हैं। ये जो कार्य ऊपर में दे रखा है, हम यहां पे कार्य लिख सकते हैं mgh। m का मान 40, g का मान मैं यहां 10 लूंगा, और h का मान 7.5। तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद जो कार्य आएगा, ये आएगा 300 जूल, 300 जूल और 3000 जूल। 3000 जूल हमारा कार्य आ गया। अब क्या करना है, हमें शक्ति चाहिए। शक्ति के लिए हम क्या करते हैं, कार्य में भाग लगा देते हैं टाइम से। तो टाइम कितना है, 10 सेकंड। 10 सेकंड से हम यहाँ भाग लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 300 वाट। तो वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 300 वाट। अगला सवाल देखिए, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछलती है। टकराने के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि हुई इसीलिए दोबारा वो 10 मीटर की ऊंचाई तक नहीं चढ़ा टकराने के बाद, और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक ही जा पाया वो, क्योंकि कुछ एनर्जी इसका लॉस हो गया। तो इस तरह का सवाल कभी भी आए तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाइट डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल हाइट इनटू में 100।
तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखो, इनिशियल हाइट डिफरेंस निकालना है, हाइट डिफरेंस यानी कि पहले कितना था बाद में कितना हो गया। पहले तो 10 मीटर था तो मैंने लिखा यहाँ 10, माइनस में दोबारा कितना हाइट चढ़ा 2.5 मीटर, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2.5। इनिशियल हाइट नीचे डालना है आपको 10 और मल्टीप्लाई में 100। 10 में से ये 2.5 माइनस करेंगे 7.5, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 75%, 75% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। अब देखिए, अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सवाल आ रहा है। किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा। जो करंट होता है विद्युत धारा होता है, ये होता है चार्ज आवेश बटे में समय, यानी कि चार्ज बटे में टाइम, या फिर करंट बराबर होता है V बटे में R, विभवांतर बटे में प्रतिरोध, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे करंट निकालना है हमें यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q बटे में T। Q को लिखेंगे हम लोग कूलम में, 2 कूलम दे रखा है, टाइम को हम लोग लिखेंगे सेकंड में तो दे रखा है, यानी SI यूनिट में। करंट हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर। बी इस सवाल का राइट आंसर है। 33 देखिए, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट विभवांतर लागू किया जाता है, तार से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट, करंट दे रखा है हमें 1 एम्पियर, और हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था करंट बराबर यानी कि I बराबर V बटे में R, I बराबर V बटे में R। हमें I दे रखा है 1 एम्पियर, V दे रखा है 2, R हमसे पूछा है, तो यहाँ से R आ जाएगा 2 ओम, यानी कि C इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम। तो इस फॉर्मूले पर ये सवाल था। नेक्स्ट है, यदि 10 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। ऊर्जा बोल दे या फिर ऊष्मा बोल दे, ये होता है शक्ति गुने में समय, शक्ति गुने में समय। और शक्ति के लिए ये सारे फॉर्मूले आपके पास हैं, VI I² R V² बटे में R। और इसी में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ऊर्जा आ जाएगा, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ऊर्जा आ जाएगा, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ऊर्जा आ जाएगा। आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आपको चाहिए। आपको R दे रखा है, आपको I दे रखा है और आपको T दे रखा है। आपसे पूछा है कि निष्कासित ऊर्जा, तो RIT में रिलेशन चाहिए आपको, तो इस वाले फॉर्मूले को आप पिक कर लो। जो निष्कासित ऊर्जा है ये हो जाएगा I² R और इंटू में T। I का मान है 1.5 एम्पियर, 1.5 टाइम्स 1.5 ये 10, और टाइम 1 मिनट है। सब के सब SI यूनिट में डालेंगे, हमें SI यूनिट में आंसर चाहिए, जूल में चाहिए, तो सारा यूनिट SI यूनिट में होना चाहिए। तो 1 मिनट है तो इसको हम 60 से गुना करेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। ये 15 को 15 से गुना करेंगे तो ये 225 आएगा, यानी कि 2.25, और ये 60 टाइम्स 10, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 30, ये 15 और ये 13 और ये 2 0, यानी कि 1350 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ आएगा 1350, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। आपको Q दे रखा है, आपको V दे रखा है और आपसे W पूछा है। इसके लिए बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, W बराबर Q इंटू में V, आवेश गुने में विभवांतर। W चाहिए आपको, Q 2 कूलम है, V 5 वोल्ट है, 10 जूल हमारा आंसर हो गया। ए हमारा राइट आंसर। अगला है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। आपको V दे रखा है, आपको I दे रखा है, आपसे R पूछा है, तो VIR में रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V बटे में R। ये ओम्स लॉ है, ओम का नियम। I है 2, V है 220, R आपसे पूछा है तो R आ जाएगा 110 ओम। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 960 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी।
तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऊष्मा जो होता है शक्ति गुने में समय होता है। इसके लिए आपके पास ये 3 फॉर्मूला है, जो आपको जरूरत है उसे आप अप्लाई करो। आपके पास टाइम दे रखा है, आपको V दे रखा है और आपको Q दे रखा है, लेकिन ऊष्मा का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें Q है। तो हम इस Q को करंट के टर्म में चेंज कर देंगे। जो I बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई T, यहाँ से Q आ जाएगा I इंटू में T। हमें करंट ही निकालना है तो हम डायरेक्ट यहीं से लिखेंगे। Q का मान 960 है। टाइम हमें 1 घंटे दे रखा है, हमें SI यूनिट में चाहिए, तो 60 गुने में 60 हो जाएगा। सेकंड में मैंने चेंज कर दिया इसे। अब हम यहाँ से एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी निकालने के लिए अब हमारे पास I पता है, हमारे पास T तो है ही, और हमारे पास V तो है ही। तो यहाँ से हो जाएगा V I इंटू में T। V है 50, I हो जाएगा 960 बट्टे में 60 गुने में 60, और टाइम हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 60 गुने में 60, यानी कि ये तो ख़त्म ही हो गया। इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा 48,000। इसको हम लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, बल्ब की शक्ति क्या होगी? आपको क्या क्या दे रखा है? आपको करंट दे रखा है, आपको V दे रखा है, और आपसे शक्ति पूछा है। तो P इज इक्वल टू V इंटू में I आप देख रहे हो यहाँ पे, बस अप्लाई करना है। 220 और गुने में 0.5, यह आ जाएगा 10 और ये 11, यानी कि 110 वाट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो पावर बराबर होता है V स्क्वायर बटे में R। बस इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको V पता है, आपको W पता है, और आपको R पूछा है। सॉरी, W नहीं, P पता है पावर, और आपको R पूछा है। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे में R। V स्क्वायर यानी कि 220 गुने में 220 बटे में हमें R चाहिए, और पावर हमारे पास है 100। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो गया। R का मान आ जाएगा 484 ओम, यानी कि B इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी हीटर की शक्ति 2 किलोवाट है और स्रोत की वोल्टता 200 वोल्ट है, तो 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा कितनी होगी? आंसर आपको यूनिट में दे रखा है, यूनिट, और 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर क्या है? ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है। तो जो हमारा ऊर्जा होता है ये होता है VIT I स्क्वायर RT बटे में V स्क्वायर R इंटू में T। तो जो हमारा एनर्जी हो गया ये क्या होता है? पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम। आपको पावर डायरेक्ट दे रखा है 2 किलोवाट, तो ये हो गया 2 किलोवाट। टाइम आपको डायरेक्ट दे ही रखा है 2 घंटे, इसको हमें सेकंड में चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें आंसर यूनिट में चाहिए, तो हम किलोवाट आवर में ही निकालेंगे। तो ये हो गया 2R। तो यहाँ से आ गया 4 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, तो 4 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 4 यूनिट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 देखिए, 10 ओम के 2 प्रतिरोधक समानांतर रूप में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से श्रेणी में जोड़ा जाता है। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये सारे फॉर्मूले हैं कुछ जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में है, पैरेलल सीरीज में है, तब 1/R नेट ये इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर श्रेणी क्रम में है तो सिंपली ऐड कर दो। अगर सिर्फ 2 रजिस्टर्स हो, सिर्फ 2 प्रतिरोधक हो और वो समानांतर क्रम में जुड़ा हो, तब उसका R नेट हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर मान लो दोनों को दोनों सेम हो जाए तब सिंपली आधा कर देंगे। n प्रतिरोधक, सबका प्रतिरोधक एक समान R, n प्रतिरोधक है, सबका प्रतिरोध R है मान लो, यानी कि एक समान है, तब R नेट लिखा जाता है R बटे में n। जैसे मान लो 10 ओम का 2 प्रतिरोध है, तो इसका जो R नेट आएगा वो 5 आएगा। मान लो 10 का 3 प्रतिरोध है, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है समानांतर क्रम में, तो इसका R नेट आएगा 10 बटे में 3। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मान लो ये सब के सब सीरीज में है तो 1 2 3 इंटू में 10, यहाँ 2 है 2 इंटू में 10, तो सीरीज में तो बस सिंपली ऐड कर देना है। हमारे इस सवाल में क्या है कि दोनों चीजें की गई है। पहले तो 2 को क्या किया है समानांतर क्रम में, फिर तीसरे के साथ
सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो 10-10 वाले को 10-10 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा गया है। ठीक है, 10-10 के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये इसका जो नेट आ जाएगा वो 10/2 आ जाएगा इस फॉर्मूले से, R/n। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब 10 ओम वाले को 10 ओम वाले के साथ इसे सीरीज में जोड़ा गया है, तो सिंपली इसमें ऐड हो जाएगा, तो 15 ओम हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब जो हमारा सवाल आएगा वो लाइट चैप्टर से आएगा। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह डैश है। शक्ति दे रखा है आपको पॉजिटिव। ये जो शक्ति पॉजिटिव होता है उसी का शक्ति पॉजिटिव आएगा जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, यानी कि फोकस दूरी। और फोकस दूरी ये पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का, यानी कि उत्तल का। तो उत्तल लेंस है ये। देख लो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है लेंस का, ये लेंस की शक्ति का ये फॉर्मूला है। उत्तल लेंस के लिए F और P दोनों पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस के लिए F और P दोनों ही नेगेटिव होता है। उत्तल लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस बोले तो कॉनकेव लेंस। एक लेंस +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की प्रकार और फोकल लंबाई होगी। अब जैसे ही आपने देखा कि पावर प्लस में है, तुरंत आपने क्या किया, अवतल वाले को काट दिया, क्योंकि हमें पता है पावर और फोकल लेंथ ये पॉजिटिव उसी में होता है। पॉजिटिव जो है ये उत्तल लेंस के केस में होता है। तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा। अब देखो डी भी नहीं होगा, डी में यहाँ नेगेटिव दे रखा है, तो ये तो ऐसे भी खत्म हो गया। उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो गया। वैसे आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का अप्लाई करके। आपको पावर बराबर होता है 1/f या फिर 100/f। अगर 1/f लगाना चाहते हो तो मीटर में यहाँ पुट करना, अगर 100/f लगाना चाहते हो तो सेंटीमीटर पुट करना। दोनों ही केस में आपका आंसर डायोप्टर में निकल कर आएगा। डायोप्टर यूनिट होता है पावर का, लेंस के पावर का। लेकिन आपको डायोप्टर दे रखा है, 2 डायोप्टर है, पावर दे रखा है 2 डायोप्टर है, तो यहाँ से 1/f लिखेंगे। आंसर आपको मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे हमने पुट किया f = 1/2 यानी कि 0.5 प्लस 0.5 मीटर। तो ए इसका राइट आंसर आप देख लो। 44 देखिए, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ये लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। v होता है प्रतिबिंब दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस, u होता है वस्तु दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो आप निगेटिव लेंगे हमेशा। फोकल लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए नेगेटिव। आपको देखो क्या क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी दे रखा है, यानी कि u दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। और जैसा मैंने आपको ये अभी यहाँ बताया कि ये हमेशा नेगेटिव लेंगे। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, तो यहाँ पे +10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ से जो 1/v हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/f + 1/u। 1/f यानी 1/10 माइनस 1/30। इस दोनों का हमने एलसीएम लिया, यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2/30 यानी कि 1/15, यानी कि जो हमारा v आ गया वो आ गया +15 सेंटीमीटर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। इस बार भी आपको f दे रखा है, +10 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है। u आपको दे रखा है, जो आपको नेगेटिव ही लेना है हमेशा, 20 सेंटीमीटर। और इस बार फिर से आपसे v पूछा है। फिर से लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, 1/v = 1/f + 1/u हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/20। इसका एलसीएम 20 आएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ से 1/20 आएगा, यानी कि v हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, यह आपको रटा भी होना चाहिए। जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो जो अपवर्तनांक होता है ये होता है निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी को हम ऐसे लिखते हैं μ = c/v। μ = c/v। म्यू आपको 1.33 दे रखा है। c का मान आपको पता है, नहीं भी सवाल में दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए c का मान, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल।
हमें v चाहिए, तो v हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल कर आएगा b। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से हम लगाएंगे म्यू इज इक्वल टू c/v। हमसे म्यू पूछा है हीरे का, डायमंड का। अब देखो बोला क्या है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है। यानी कि अगर प्रकाश की चाल c है तो हीरे में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? 0.42 टाइम्स c। c से c क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। म्यू हो जाएगा 0.42। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 2.4। ये आपको याद भी रखना है। हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है 2.42, या फिर आपको ऑप्शन में सिर्फ 2.4 भी मिल सकता है। एक उत्तल लेंस जिसकी शक्ति 8 डायोप्टर है, उसे एक अवतल लेंस जिसकी शक्ति -10 डायोप्टर के साथ संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की शक्ति कितनी है? यानी कि एक उत्तल लेंस है और एक क्या है? अवतल लेंस है। इस प्रकार से ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस दोनों के दोनों क्या है? कांटेक्ट में है। और अब देख लो उत्तल लेंस का पावर प्लस में और अवतल लेंस का माइनस में। अब बोला है कि इसका किस कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, सारे के पावर को साइन के साथ जोड़ देना है। ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है इसका जो पावर हो जाएगा ये सब जोड़ दो आप। 8 डायोप्टर साइन के साथ जोड़ना है और ये -10 डायोप्टर, तो जो ओवरऑल हमारा जो पावर आ जाएगा ये आ जाएगा -2 डायोप्टर। बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? इस बार आपको लगाना है मिरर फॉर्मूला। बाकी बातें सेम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लेंस में बताया था। आपको फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इस बार आपको अवतल दर्पण दे रखा है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, F पॉजिटिव होगा। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, F नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमने F ले लिया नेगेटिव। U आपको हमेशा नेगेटिव ही लेना है 60 सेंटीमीटर, चाहे अवतल दर्पण चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। यहाँ से आपको V चाहिए तो ये हो जाएगा 1/f - 1/u। 1/f यानी कि 1/में -15 और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1/में 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम 60 निकल कर आ जाएगा। ये आएगा -4, ये आएगा 1 और ये हो जाएगा -3/60, यानी कि 1/v इज इक्वल टू -3/60 यानी कि -1/20। यहाँ से v आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो b हमारा राइट आंसर हो जाएगा। v नेगेटिव आया है। v नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जिधर वस्तु है उधर ही इमेज बन गया, यानी कि जो इमेज बना वो रियल बना, इन्वर्टेड बना। v नेगेटिव का मतलब होता है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है। अगला सवाल है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण है। परावर्तन के नियम पे ये सवाल है, देख लो। ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। और परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सवाल में दे रखा है कि एक आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी कि ये जो समतल दर्पण दे रखा है इसके साथ 20 डिग्री का कोण बनाया है। और पूछा है कि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या है, यानी कि ये वाला एंगल पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखो ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री है, जिसमें से ये 20 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अगर ये 70 तो ये भी 70, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब है तरंग से सवाल। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो जो समय होता है ये होता है दूरी बटे में चाल।
अब दूरी तो हमें पता है 3.2 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 1000 से गुना करके, लेकिन हमारे पास चाल नहीं है जिसे हम v से डिनोट करते हैं, हमारे पास चाल नहीं है। तो तरंग, चाल किसकी? तरंग की चाल। तरंग की चाल नहीं है तो तरंग की चाल हम निकाल लेंगे। तरंग की चाल बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुने में आवृत्ति, और ये दोनों ही हमको पता है, ये दोनों ही हमें पता है। लैम्डा का मान देखो, लैम्डा का मान 40 सेंटीमीटर है, तो जो लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य होता है, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग लगा करके, 100 से भाग लगा करके, और गुने में आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, और यहाँ किलो हर्ट्ज दे रखा है, तो हम इसे क्या करेंगे 1000 से गुणा करके हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देंगे। 2 जीरो नीचे है तो 2 जीरो मैंने ऊपर खत्म कर दिया। यहाँ से आ गया हमारा 400 मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट में आ गया। अब इसी मान को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, खत्म हो गया। 4 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे 400 गुने में 4 करो, यहाँ एक 4 छूट गया है, यानी कि ये होना चाहिए इसे 1600। 40 टाइम्स 40, 40 गुने 40, तो ये 4 4 16, ये आ जाएगा हमारा 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड आ जाएगा। 16 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3.2 को, तो ये 0.2 टाइम कैंसिल आउट होगा, फिर 10 से गुना करेंगे तो 2 सेकेंड आ जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, हमें समय निकालना था, दूरी बटा चाल फॉर्मूला लगाया, दूरी पता था, चाल नहीं पता था तरंग का, तो तरंग की चाल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले से। अगला सवाल देखिए, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? मान लीजिए कि ये परावर्तन सतह है, ये परावर्तन सतह है, और ये है वो स्रोत जहां से साउंड निकल रही है। साउंड ऐसे जाती है और फिर टकरा करके ऐसे आ जाती है। तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है, मान लो x एक्चुअल डिस्टेंस है स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की, साउंड जो है इसके डबल डिस्टेंस कवर कर रही है, एक बार जाने में और एक बार आने में। तो साउंड जो है टोटल 2x डिस्टेंस कवर कर रही है, और इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है ये 3 सेकंड का लगता है। तो जो हमारा दूरी होता है वो होता है समय और गुने में चाल, समय और गुने में चाल। तो चाल कितना है? 342 है। तो यहां से 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ये 1026। लेकिन हमें तो x चाहिए, हमें तो सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, x चाहिए, तो इसे हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 513 मीटर, यानी कि डी इसका राइट आंसर।